नमस्कार। मैं डॉक्टर ज्योति गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज। आज थर्ड ईयर की क्लास में आप सभी को विल्फ्रेडो परेटो के बारे में अध्ययन कराऊंगी। विल्फ्रेडो परेटो की अवधारणाओं को समझाने का प्रयास करूंगी। हमारा जो ये फर्स्ट पेपर है, समाजशास्त्रीय चिंतन के आधार, इसमें विभिन्न समाजशास्त्रियों द्वारा समाजशास्त्र के क्षेत्र में विभिन्न अवधारणाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत हम कार्ल मार्क्स को पढ़ चुके हैं, इमाइल दुर्खिम को पढ़ चुके हैं, मैक्स वेबर को पढ़ चुके हैं और उसी के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे परेटो को, जिनका समाजशास्त्र के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। और आज का टॉपिक है परेटो की तार्किक एवं अतार्किक क्रिया। किस प्रकार उन्होंने समाजशास्त्र में तार्किक और अतार्किक क्रिया को समझाने का प्रयास किया, इसी को आज के टॉपिक में समझेंगे। परेटो वैज्ञानिक पद्धति को मानते थे। जैसा कि हम सभी शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे समाजशास्त्र के जनक ऑगस्ट कॉम्टे ने भी समाजशास्त्र को एक विज्ञान माना था और वे चाहते थे कि ये भी इसी तरह का विज्ञान बने जो सभी जगह सत्य साबित हो सके। तो उसी पद्धति को परेटो भी स्वीकार करते थे। परेटो ने अपनी वैज्ञानिक पद्धति को तर्कपूर्ण प्रयोगात्मक पद्धति कहा है और उनका एक प्रसिद्ध वाक्य है, इतिहास संभ्रांत जनों की कब्रगाह है। इसी से इतिहास की पहचान होती है। इन्होंने समाजशास्त्र के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए और बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं की। बहुत सारी इनकी अवधारणाएं हैं जो इनको यूनिक पर्सनालिटी बनाती है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं द माइंड एंड सोसाइटी, सोशियोलॉजिकल राइटिंग्स, मैनुअल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, और इनका समाजशास्त्र में योगदान है वैज्ञानिक समाजशास्त्र की अवधारणा, क्योंकि ये वैज्ञानिक पद्धति को मानते थे। तार्किक एवं अतार्किक क्रिया, जो आज के अध्याय में हम पढ़ेंगे, भ्रांत तर्क की अवधारणा और अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत। इसके अतिरिक्त भी उन्होंने समाजशास्त्र में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए, पर ये कुछ महत्वपूर्ण रहे और कुछ महत्वपूर्ण उनके योगदान हैं जिनके लिए समाजशास्त्र और हम सभी उनके ऋणी हैं। परेटो समाजशास्त्र को ऐसा विज्ञान मानते थे जो अतार्किक क्रियाओं का अध्ययन करता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि तार्किक एवं अतार्किक क्रियाएं क्या है। तो तार्किक क्रिया कोई भी गतिविधि जो मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण हो तथा किसी लक्ष्य की पूर्ति हेतु की जाती है, वह क्रिया कहलाती है। क्रिया अर्थात गतिविधि, कोई भी एक्टिविटी जो मनुष्य करता है और उससे उसके किसी न किसी लक्ष्य की पूर्ति होती है, तो वह क्रिया कहलाती है। जब क्रिया दो या अधिक व्यक्तियों या समूह के बीच होती है तो वह सामाजिक क्रिया कहलाती है। अर्थात जब अकेला व्यक्ति करता है तो वह क्रिया है, और एक से अधिक व्यक्ति या समूह के बीच जब क्रिया होती है वह सामाजिक क्रिया कहलाती है। उन्होंने कहा सामाजिक क्रिया के लिए आवश्यक है दो या दो से अधिक व्यक्ति, उनका कोई न कोई उद्देश्य हो और कोई न कोई परिस्थिति, अर्थात किसी परिस्थिति में समूह के द्वारा की जाने वाली क्रिया सामाजिक क्रिया होती है जिसका कोई न कोई उद्देश्य होता है। परेटो ने तार्किक क्रिया के लिए कहा, इनके अनुसार कोई भी क्रिया तब ही तार्किक होती है जब व्यक्ति वस्तुनिष्ठता और व्यक्तिनिष्ठता में तार्किक समन्वय करता है। वे क्रियाएं तर्क संगत हैं जो कि तर्कपूर्ण रूप से साधन को साध्य के साथ जोड़ती हैं। अर्थात तार्किक क्रिया में तर्क होना आवश्यक है, उद्देश्य होना आवश्यक है, और उसमें एक दो नई अवधारणाएं भी इन्होंने जोड़ी हैं, व्यक्तिनिष्ठता एवं वस्तुनिष्ठता। तार्किक क्रिया के लिए परेटो दो मुख्य बिंदुओं को रखते हैं। एक तो कर्ता के मस्तिष्क में साधन और साध्य का समायोजन। इस समायोजन की उपयुक्तता को वास्तविक व्यवहार में परिलक्षित होना, अर्थात क्रिया का उसी रूप में घटित होना जिस रूप में उसको विचार किया गया था। अर्थात साधन और साध्य में तर्कपूर्ण संबंध होना चाहिए, समायोजन होना चाहिए। एंड सेकंड,
कर्ता जब सचेत होकर व्यक्तिनिष्ठ उद्देश्यों को समाज में पाए जाने वाले वस्तुनिष्ठ उद्देश्यों से मिलाकर देखता है और अपनी क्रिया प्रारंभ करता है और उसी के अनुसार परिणाम प्राप्त होते हैं, तो यह क्रिया तार्किक क्रिया कहलाती है। अर्थात परेटो ने दो अवधारणाएं, एक तो वस्तुनिष्ठता और व्यक्तिनिष्ठता को क्रिया से जोड़ा है और साधन और साध्यों के समायोजन को भी तार्किक क्रिया से जोड़ा है। तार्किक क्रिया साधन और साध्यों के समायोजन से होती है और व्यक्तिनिष्ठता और वस्तुनिष्ठता में तार्किक समन्वय से ही यह क्रिया हो पाती है। जब व्यक्ति तार्किक क्रिया करता है तो उसके अंतर्गत दोनों अवधारणाओं में अपने निर्णय को लेता है, वस्तुनिष्ठता और व्यक्तिनिष्ठता। इसको एक उदाहरण से भी हम समझ सकते हैं कि विश्वविद्यालय का छात्र परीक्षा देता है तो वह उसके पास दो विकल्प होते हैं। एक तो पढ़ाई करे, कड़ी मेहनत करे और एग्जाम में अच्छे नंबर लाए, और एक दूसरा उसके पास होता है कि वह चीटिंग करके भी अच्छा नंबर ला सकता है, लेकिन उसका यह विकल्प गलत है और वह वस्तुनिष्ठ विकल्प को चुनता है, मेहनत वाले विकल्प को चुनता है, तो यह उसकी तार्किक क्रिया के अंतर्गत आता है कि उसने उचित विकल्प को चुना। तो इस प्रकार तार्किक क्रिया वह क्रिया है जिसमें साधन और साध्य तार्किक आधार पर जुड़े हों, व्यक्ति का कार्य और व्यक्ति का उद्देश्य। साधन ऐसे हों जो साध्य तक पहुंचा देवे और उपयुक्त हों। इसी को समाज में तार्किक क्रिया के रूप में परेटो ने समझाने का प्रयास किया। और ये हम पढ़ चुके हैं कि परेटो ने तार्किक क्रियाओं को कुछ अवधारणाओं के आधार पर समझाया है, व्यक्तिनिष्ठ क्रिया और वस्तुनिष्ठ क्रिया। तार्किक क्रिया कार्य कारण से जुड़ी होती है और क्रिया तभी तार्किक मानी जाती है जब उसके साथ कार्य कारण जुड़े हों। तार्किक क्रिया संवेगात्मक नहीं होती, यह वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ मानकों में समायोजन से बनती है। तार्किक क्रिया के लिए व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ क्रिया में समायोजन होना आवश्यक है। जब व्यक्ति तार्किक क्रिया करता है तो वह इन दोनों अवधारणाओं के अंतर्गत अपने निर्णय लेता है। व्यक्तिनिष्ठ क्रिया प्लस वस्तुनिष्ठ क्रिया इक्वल टू तार्किक क्रिया। तार्किक क्रिया इन्हीं दोनों अवधारणाओं के फलस्वरूप होती है कि इसमें साधन और साध्य मध्य समायोजन पाया जाता है। तार्किक क्रिया वह क्रिया है जिसमें साधन साध्य तार्किक आधार पर जुड़े हों, अर्थात साधन ऐसे हों जो साध्य तक पहुंचने तथा उपयुक्त हों। तो फिर अब बचती है अतार्किक क्रिया, क्योंकि समाज में सामाजिक क्रियाएं होती हैं और इन सामाजिक क्रियाओं को ही दो भागों में बांटा है, तार्किक एवं अतार्किक। तार्किक क्रिया में संवेग नहीं होते, तार्किक क्रिया में तर्क होता है, उद्देश्य होते हैं, साधन होता है, साध्य होता है और उनके मध्य कार्य कारण संबंध होता है। तो अगली जो प्रकार उन्होंने बताई है अतार्किक क्रिया, नॉन लॉजिकल एक्शन। परेटो के अनुसार तार्किक क्रिया के पश्चात जो भी अवशेष क्रिया है वह अतार्किक है, अर्थात सामाजिक क्रिया से जब हम तार्किक क्रिया को माइनस कर देते हैं तो वह अतार्किक क्रिया है। संपूर्ण क्रिया माइनस तार्किक क्रिया और यह बचती है अतार्किक क्रिया। इन्होंने अपनी पुस्तक माइंड एंड सोसाइटी में भी इसके बारे में उल्लेख किया है और बताया है कि तार्किक क्रिया जो है वह संवेगों से नहीं बनती है। अतार्किक क्रिया मानसिक अवस्था, क्रियाकलाप, संवेग एवं मनोभावों की अभिव्यक्ति होती है। इसमें सभी प्रकार के संवेग शामिल होते हैं और उन्हीं से अतार्किक क्रिया का निर्माण होता है। परेटो अतार्किक क्रिया का अध्ययन भी वैज्ञानिक विधि से करना चाहते थे। अतार्किक क्रिया के अध्ययन में उन्होंने सबसे पहले तर्क का प्रयोग किया। उनका यह तर्क आगमनात्मक है, इंडक्टिव है। वे बृहद आनुभविक सामग्री को एकत्र करते हैं और इस सामग्री के आधार पर वे एक प्रयोगात्मक पहलू को हमारे सामने रखते हैं
और उसे व्यवस्थित करते हैं। इन तथ्यों से कुछ तथ्य स्थिर होते हैं, कुछ गतिशील होते हैं और ये नियम ही अतार्किक क्रिया के अध्ययन में सहायक होते हैं। उन्होंने 3 अभिव्यक्तियों के आधार पर भी अतार्किक क्रिया को समझाने का प्रयास किया। कर्ता, गतिविधियां और मानसिक मनोभावों की अभिव्यक्ति। जब भी कर्ता कोई क्रिया करता है तो उसके पीछे उसकी मानसिक अवस्था, उसके क्रियाकलाप और उसके संवेग और मनोभावों की अभिव्यक्ति आती है। इसी के आधार पर व्यक्ति अपनी अतार्किक क्रियाएं करता है, अपनी क्रिया को अंजाम देता है। और इस प्रकार स्पष्ट है कि सभी अतार्किक क्रियाएं भावनाओं से प्रेरित होती है। इसके अंतर्गत तर्क नहीं आता। मनुष्य की क्रियाएं, अधिकांश क्रियाएं अतार्किक होती हैं। परेटो ने 2 अवधारणाओं को इन क्रियाओं को समझाने में जोड़ा है, अवशिष्ट रेजिड्यू एंड भ्रांत तर्क डेरिवेशंस। अवशिष्ट क्या है? अवशिष्ट रेजिड्यू है मनुष्य की संपूर्ण क्रियाओं में से तार्किक क्रिया को निकाल देने पर जो शेष बचता है वह अवशिष्ट है। अर्थात मनुष्य हमेशा तर्क के आधार पर ही क्रिया नहीं करता, बल्कि कभी कभी संवेगों के आधार पर, मनोभावों के आधार पर भी क्रिया करता है। तो मनुष्य के विश्वास, परंपराएं, रीति रिवाज, संस्कृति आदि अवशिष्ट हैं कि हमें ऐसा विश्वास है, हमारी ऐसी परंपरा है, हमारे ऐसे रीति रिवाज है, उसके आधार पर जो क्रिया की जाती है अवशिष्ट है। और इसकी नेक्स्ट अवधारणा है भ्रांत तर्क। परेटो का मानना है कि अतार्किक क्रिया अवशिष्ट एवं भ्रांत तर्कों से बनती है। भ्रांत तर्क में व्यक्ति यह विश्वास करता है कि वह जो कुछ करता है, अर्थात उसके मनोभाव, संवेग आदि सभी तर्क संगत हैं और इसीलिए वह सामाजिक क्रिया या वह क्रिया को अंजाम देता है, क्रिया करता है। परेटो ने अवशिष्ट के अंतर्गत या अपने मनोभावों को 6 वर्गों में बांटा है: सम्मिलन, स्थायित्व, अभिव्यक्ति, सामाजिकता, व्यक्तित्व का संगठन और सेक्स, यौन। और इसी आधार पर उन्होंने अपनी क्रियाओं को रेजिड्यू और डेरिवेशन के आधार पर समझाने का प्रयत्न किया है। कभी कभी उन्होंने भ्रांत तर्कों को भी 4 वर्गों में बांटा है: दृढ़ कथन, प्राधिकार, मनोभावों की अनुरूपता, मौखिक प्रमाण। और इस प्रकार भ्रांत तर्क की व्याख्या करते हुए परेटो यह स्वीकार करते हैं कि यह तर्क संगत नहीं होते, ये तर्क केवल समाज को भ्रमित करते हैं। इसके बावजूद भी भ्रांत तर्क की सामाजिक अंतर क्रियाओं की अवहेलना नहीं की जा सकती, क्योंकि व्यक्ति यह स्वीकार करता है कि उसका जो भी कार्य है वह तर्क संगत है। परेटो का मानना है कि मनुष्य जो भी अतार्किक व्यवहार करता है वह अवशिष्ट एवं तर्क धारणा से बना हुआ है और यह व्यवहार समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। इसी को समाजशास्त्र के अंतर्गत पढ़ने का प्रयास किया जाना चाहिए। इस प्रकार परेटो ने अवशिष्ट, भ्रांत तर्क, साधन, साध्य, वस्तुनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ के आधार पर क्रिया, तार्किक एवं अतार्किक क्रिया को समझाने का प्रयास किया है और उन्होंने ये माना है कि सामाजिक क्रिया को 2 भागों में बांटा जा सकता है: तार्किक एवं अतार्किक क्रिया। सामाजिक क्रिया जो कि समूह के द्वारा की जाती है, इसमें कर्ता होता है, परिस्थिति होती है और लक्ष्य और साधन के आधार पर क्रिया की जाती है। इस सामाजिक क्रिया को 2 भागों में बांट सकते हैं: तार्किक एवं अतार्किक। तार्किक जब क्रिया तर्क संगत होती है और जब संपूर्ण क्रिया में से तार्किक क्रिया को हटा देते हैं तो वह अतार्किक क्रिया बचती है और यह अतार्किक क्रिया संवेगों पर आधारित होती है, जिसको व्यक्ति अपने मनोभावों के आधार पर करने का और तर्क संगत बताने का प्रयास करता है। तो आप सभी को समझ आया होगा तार्किक एवं अतार्किक क्रिया विल्फ्रेड परेटो की, जिन्होंने बहुत ही वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर सामाजिक क्रिया को समझाने का प्रयास किया। थैंक यू वेरी मच।